हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम आनंद। मैं बिहार पुलिस मद्यनिषेध उत्पाद दरोगा 64 पोस्ट नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का फल प्रश्न पत्र करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। आप इसको ध्यान से सुने और बार बार करें। और आप लोग को एक चैलेंज है कि आप मेरे दिमाग को ना अच्छे से मैच करिए। ठीक है ना। कि क्या बोल रहे हैं, क्या है इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग को मैच करिए आप और फोकस करिए अच्छे से। ठीक है ना। ओके। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? तो मानव नेत्र का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। मानव नेत्र का गोलक व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। देखिए यही आँख होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक एक द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है जिसमें दृष्टि के रिसेप्टर्स कोशिकाएं होती है। यह एक साधारण कैमरे की तरह निर्मित होती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना तथा नेत्र लेंस का अधिक उत्तल हो जाना। ठीक है ना। अर्थात फोकस दूरी का मान समान आँखों की अपेक्षा घट जाना होता है एवं इन दोनों कारणों से वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणें रेटिना पर फोकस नहीं होती बल्कि उससे पहल या अनंत पर चला जाता है। अतः प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अठारह सौ इकसठ में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? ठीक है ना। तो विक्टर इमैनुएल टू को। ठीक है ना। 1861 में संयुक्त इटली का राजा विक्टर इमैनुएल टू को घोषित किया गया था। 1849 में विक्टर इमैनुएल सार्डिनिया का राजा था। उसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था काबुर को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। ठीक है ना। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़ेनी ने किया था। ठीक है ना। यहाँ समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन जोसेफ मेज़ेनी का है। ठीक है ना। किसका है? जोसेफ मेज़ेनी का है। ठीक है ना। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़ेनी को बोलते हैं। जोसेफ मेज़ेनी को माना जाता है। ठीक है ना। मेज़ेनी द्वारा इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर देने के कारण उसे इटली का आत्मा भी कहा जाता है। ठीक ना। मेज़ेनी एक विचारक होने के साथ साथ कवि भी था। उसने कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्शों का प्रसार किया। ठीक है ना। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया। ठीक है ना। गैरीबाल्डी इटली की स्वतंत्रता और एकता के लिए अथक प्रयत्न करने वाला योद्धा था। ठीक है ना। आरंभ में गैरीबाल्डी मेज़ेनी के पक्ष में था लेकिन बाद में वह काबुर के पक्ष में आ गया था। ठीक ना। 1852 में काबुर सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री बना। काबुर इलारी सर्गिमेंटो नामक समाचार पत्र का संपादन था। इसी काबुर के दिशा निर्देश में इटली के का एकीकरण संपन्न हुआ। शिलालेख के अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख का अध्ययन जो कहलाता है पुरालेख कहलाता है। ठीक है ना। शिलालेख का अध्ययन पुरालेख एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थर, स्लैब, तांबे की प्लेट, इमारतों की दीवार और मंदिरों के भागों पर देखे जाते हैं। एगस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है ना। एगस्ट्रोलॉजी घासों के अध्ययन को कहा जाता है। पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन करता है। भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना। सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रसिद्ध हुए। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। ठीक है ना। बालाघाट किस राज्य में स्थित है? बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बालाघाट का अर्थ है घाटों के ऊपर एक शहर। बालाघाट में प्राकृतिक मनोरम दृश्यों में नस्लेहार बांध,
धूती बांध या गांगुलपारा झरना शामिल है। बैनगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है, ठीक है ना। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 वाला जिला है, ठीक है ना। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तत्व, मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को बोलते हैं, ठीक है ना। भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को बोलते हैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल नेपानगर, ठीक है ना, खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। राम रोटी योजना नवंबर 2010 से भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में शुरू हुआ। भारत के प्रमुख घाटी एवं राज्य, ठीक है ना। बराक घाटी असम में है, बस्सा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र घाटी असम में है, ठीक है ना। दहानू घाटी जम्मू और कश्मीर में है, बिहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, हरकीदुन घाटी उत्तराखंड में है, कूटी घाटी उत्तराखंड में है, नमैदा घाटी मध्य प्रदेश में है, नुब्रा घाटी लद्दाख में है, शांत घाटी केरल में है, ठीक है ना। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुआ था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है ना। सीमा सड़क संगठन BRO भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण और सुरंग बनाने का कार्य करता है। इसी संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। 7 मई 2023 को देश भर की सभी टुकड़ियों ने अपने 64वां स्थापना दिवस मनाया। परीक्षा उपयोगी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान और संगठन मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष, ठीक है ना। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन नई दिल्ली में है, 1958 में स्थापना हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में 1969 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना मुंबई में 1935 में हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो दिल्ली में 1986 में हुआ। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का स्थापना मुंबई में है, 1928 में स्थापना हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय बम्बई में है, ठीक है ना, मुंबई में है, 1956 में स्थापना हुआ है। ये सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 30 दिसंबर 2023 को BRO के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब आया था? कोपरा जो आया था 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया था। यह उपभोक्ताओं की समस्याओं और उससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। इसे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया, ठीक है ना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टाइटलम, ठीक है ना, क्या है? तो ये धातु है। टाइटलम जो है धातु है, ठीक है ना, दुर्लभ धातु है। सतलज नदी में मिला टाइटलम एक दुर्लभ धातु है। इसकी खोज IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने की है ना। टाइटलम का परमाणु क्रमांक 73 है। यह भूरे, भारी और अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। इसका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। टाइटलम का उपयोग टाइटलम से बने कैपेसिटर संधारित्र छोटे आकार में अधिक बिजली भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। खनन मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों के संग्रह को मान्यता दी है, जिसमें टाइटलम भी शामिल है। प्लेटिनम के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ा जैसे सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले 1802 में एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने, ठीक है ना, एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने की थी, ठीक है ना। टैंटलम धातु को भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, UK और जर्मनी से आयात करता है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है?
तो लिंगानुपात शामिल नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में लिंगानुपात शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में 3 आयामों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक ना। जन्म के समय जीवन का प्रत्याशा, शिक्षा कैसा है, प्रति व्यक्ति आय कैसा है, ठीक है ना। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान और इंगे कौल के द्वारा किया गया था। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया था। प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023 सम्मिलित 191 देश हैं, ठीक है ना। स्विट्ज़रलैंड रैंक 1 पर है, ठीक है ना, 0.962 मान है इसका। फिर नॉर्वे का दूसरा नंबर पर है, 0.961 है। आइसलैंड का तीसरा नंबर पे 0.959 है, ठीक है ना। भारत का 132वां नंबर है, 0.633 है। कृषि में किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि में बेरोजगारी जो पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये नंबर हो जाएगा, सॉरी, छिपी बेरोजगारी, ठीक है ना। कृषि में छिपी प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे रहते हैं। इसमें सीमांत उत्पादन शून्य होता है, ठीक है ना। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों व्यक्तियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। संरचनात्मक बेरोजगारी पे आते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन इत्यादि, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है ना। न्यूनतम मजदूरी ना देना, ठीक है ना, बी नंबर। न्यूनतम मजदूरी ना देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है ना, बनाम भारत संघ मामला 1982 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उसे मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, ठीक है ना। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, ठीक है ना, 1978 में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना, ठीक है ना। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण है। संविधान के भाग 3 में को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है ना, की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा क्या है, उचित है। अनुच्छेद 21 में महत्वपूर्ण अधिकार, ठीक है ना, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार होता है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार होता है अनुच्छेद 21 में। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, ठीक है ना। ये इंग्लिश खुद से कर लीजिएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज अस्किरेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पष्ट लगाकर बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज़ हिट का रिकॉर्ड बनाया है? 565 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिकेरेड्डी 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरिया ओपन के दौरान किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज़ स्मैश लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सात्विक साईराज ने यह स्मैश 14 अप्रैल 2023 को लगाया था। सात्विक साईराज ने अभी हाल ही में चिराग शेट्टी के साथ मिलकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब जीता था, ठीक है ना। हुंगल क्या है? हुंगल जो कश्मीरी हिरन है, हुंगल कश्मीरी हिरन है। यह उत्तर भारत, पाकिस्तान, खासकर कश्मीर में पाए जाने वाली लाल हिरन की नस्ल है, ठीक है ना। कश्मीर का दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इस हिरन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है ना।
यह जम्मू और कश्मीर राजपशु हुंगल, वैज्ञानिक नाम सर्बल्स एलाफन्स हुंगल है, ठीक है ना। पहली बार अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्ष 1844 में इस प्रजाति का चिन्हित किया गया था। IUCN के रेयर डाटा बुक में हुंगल को विलुप्तप्राय पशु घोषित किया गया है, ठीक है ना। हुंगल परियोजना शुभारंभ वर्ष 1970 में किया गया था, ठीक है ना। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ भारतीय राज्य के राजकीय पशुओं की सूची। बिहार का गौर बैल, झारखंड का हाथी है, ठीक है ना, राजकीय पशु है, ठीक है ना। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, बिहार का राजकीय पशु गौर बैल है, उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर हिरण है, पंजाब का राजकीय पशु काला हिरण है, राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरण है, ठीक है ना। गुजरात का राजकीय पशु एशियाई शेर है, महाराष्ट्र का राजकीय पशु विशालकाय गिलहरी है, ठीक है ना, विशालकाय गिलहरी है। जी आकाश किस खेल से संबंधित है? जी आकाश खेल से संबंधित है, तो जी आकाश खेल से संबंधित है जी। तो जी आकाश जो है, ठीक है ना, जी आकाश जो संबंधित है, ठीक है ना, वो है शतरंज से, ठीक है ना। तमिलनाडु में जी आकाश देश के 66 में 17 ग्रैंड मास्टर हैं, जो पी श्याम निखिल 25वें ग्रैंड मास्टर हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है ना। इसका मात्रक जो था एम्पियर है, ठीक है ना। विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय Q/T होता है। उगादी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है ना। उगादी महोत्सव को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। भारत के राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन लद्दाख में मनाया जाता है। नुआखाई वाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। संगाई मणिपुर में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा नव वर्ष का आरंभ महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बनालू बातुखम्पा तेलंगाना में मनाया जाता है। उत्तरायण बेस्तु बरस गुजरात में मनाया जाता है। फुलदेई उत्तराखंड में मनाया जाता है। बमाको किस देश की राजधानी है? तो माली की राजधानी है, ठीक है ना। बमाको माली की राजधानी है। यह माली देश का सबसे बड़ा शहर है। माली देश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CAF फ्रैंक सोअप कार्यकारी भाषा फ्रेंच है। आदर्श वाक्य अनपीनल अनबट यू ने फाई फ्रेंच एक लोग एक साच एक विश्वास। 22 सितंबर 1960 को सूडान और सेनेगल ने फ्रांस से आज़ादी पाकर माली फेडरेशन के रूप में स्थापित हुए, ठीक है ना। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया है, मुद्रा रैंड है, ठीक है ना। देश राजधानी मुद्रा है। गुयाना का जॉर्ज टाउन डॉलर है, ठीक है ना। चेक गणराज्य का प्राग राजधानी है, कोरोना अथी है, मुद्रा है। यूक्रेन का कीव हिरविनिया इसका मुद्रा है, ठीक है ना। रूस का मॉस्को इसका रूबल है। डेनमार्क का कोपेनहेगन क्रोन चलता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा इसका डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, ठीक है ना, इसका डॉलर चलता है, ठीक है ना। लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसका लक्ष्य हाथियों को अस्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के अनसंरक्षित क्षेत्र। अचान कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बादलखोर तामिर पिंगला हाथी अभयारण्य, ठीक है ना। ये सब छत्तीसगढ़ में है। हाथी किस्टोन प्रजाति से संबंधित है। एशियाई हाथी को 3 उपप्रजातियाँ हैं, भारतीय, सुमात्रन एवं श्रीलंकाई, ठीक है ना। भारतीय हाथियों के संरक्षण स्थिति के अनुसार
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में, ठीक है ना। IUCN डाटा बुक में लुप्त प्राय, ठीक है ना। सिटीज परिशिष्ट 1 में। हाथियों को संरक्षण के लिए भारत की पहल गज यात्रा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से, ठीक है ना, एवं सीड्स बम या बॉल है, ठीक है ना। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण हाथी रिजर्व एवं राज्य, ठीक है ना। देखिए हाथी रिजर्व और राज्य। सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड में है। दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व असम में है। मैसूर हाथी रिजर्व कर्नाटक में है। अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है। पेरियार हाथी रिजर्व केरल में है। इतांकी हाथी रिजर्व नागालैंड में है। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में है, ठीक है ना। बैलाडीला की खान किस राज्य में है? बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक लौह खदान है, ठीक है ना। बैलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क को सुपर हार्ड ग्रेड के रूप में जाना जाता है। इसमें 66% से अधिक लौह सामग्री होती है, ठीक है ना। बैलाडीला खदान में पहली बड़ी ओपन कास्ट मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है, ठीक है ना, जिसके लिए NMDC द्वारा DPR तैयार किया गया था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC भारत का सबसे बड़ा और लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है। बैलाडीला से लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, ठीक ना। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य क्रमशः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं झारखंड है एवं विश्व में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन शीर्ष 3 उत्पादक देश हैं। भारत का स्थान चौथा है। भारत में 4 प्रकार का लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैसिव हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, टाइटेनो मैग्नेटाइट, ठीक है ना, पेसिलिटिक आयरन स्टोन। भारत के लौह अयस्क खदान एवं राज्य, ठीक है ना। रत्नागिरी चांदा महाराष्ट्र में है। सिंहभूम पलामू हजारीबाग झारखंड में है। बस्तर दुर्ग बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। क्योंझर मयूरभंज उड़ीसा में है। बेलारी चितलदुर्ग कर्नाटक में है, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयास को बढ़ावा देना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 से 3 दिवस 1984 को रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। इस त्रासदी के बाद से यह दिवस मनाया जा रहा है। थीम 2023 स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास, ठीक है ना। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण दिवस एवं तिथि। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल G20 शिखर सम्मेलन पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना ग्रामीण महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर 4थे विश्व सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा विशेष दिवस के रूप में की गई थी, ठीक है ना। ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया। इस नए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना महासभा ने 2007 में अपने संकल्प 62 से 136 में की थी। थीम 2023 ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करती है, ठीक है ना। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण दिवस एवं तिथि। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस
13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस कितना कब को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? ठीक है ना। किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? ठीक है ना। तो कौन है जी? तो मछली है। मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। मछली में बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एवं एकल परिसंचरण होता है। ठीक है ना। जिसमें रक्त को एक सिकुड़ा हुआ हृदय द्वारा उत्तर महाधमनी के माध्यम से गलफड़ों तक पंप किया जाता है। ठीक ना। अधिकांश मछलियों में हेमोग्लोबिन के साथ न्यूक्लिएटेड लाल रक्त का प्रवाह किया जाता है। मछलियों में प्लेटलेट्स के बजाय एरिथ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। पोषक तत्वों का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? सी नंबर 9322 है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9322 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस में स्थित है। ट्रांस साइबेरियन का निर्माण कार्य वर्ष 1991 में 1916 तक हुआ था। इसका अन्य नाम पार साइबेरियन रेल मार्ग भी है। ठीक है ना। ट्रांस साइबेरियन का निर्माण कार्य वर्ष 1891 से 1916 तक हुआ था। इसका अन्य नाम पार साइबेरियन रेल मार्ग भी है। ठीक है ना। यह रेल मार्ग पश्चिमी सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। परीक्षा पे होगी अनमहत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं। रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक? कनाडाई प्रशांत रेलवे हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे पूर्वी सिडनी से पश्चिमी पर्थ तक। ट्रांस काकेशाइन रेलवे सोवियत संघ से फरागना तक। ठीक है ना। काहिरा केप टाउन ट्रांस मिस्र से दक्षिण अफ्रीका केप टाउन तक। ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल रेलवे आसमान अदीस अबाबा होते हुए मोम्बास तक। ठीक है ना। कनाडा राष्ट्रीय रेलवे कनाडा के हैलिफैक्स से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट तक। ठीक है ना। यदि पिता द्वारा बच्चे को यक्ष गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो वह है, ठीक है ना, क्या होगा? लड़की होगी। ठीक है ना। ठीक है। पिता द्वारा बच्चे को यक्ष गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हो तो लड़की होगी। पिता का जो गुणसूत्र होता है वो यक्ष बाई होता है। माता का हमेशा यक्ष ही होता है। ठीक है ना। जब यक्ष का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यक्ष निकलेगा तो यक्ष और इधर भी यक्ष इसमें होती है तो सारा यक्ष तो मतलब बेटी होगा। ठीक है ना। किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? ठीक है ना। हमने मेघालय में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है। मेघालय राज्य में 200 वर्ष से बांस ड्रिप सिंचाई उपयोग होती आ रही है। बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है तथा सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है। मेघालय महत्वपूर्ण तथ्य: राजधानी शिलांग है। क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। लिंगानुपात 989 है। मुख्य भाषाएं गारो, खासी, जयंतिया और अंग्रेजी भी है। मेघालय शब्द का अर्थ होता है बादलों का घर है। उत्तर पूर्व में असम, दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना। पर्यटन स्थल चिरापुंजी, मासिनराम, बाड़ा पानी गुफाएं, एलिफेंटा जलप्रपात और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा क्रेम लियाट प्राह मेघालय में ही स्थित है। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान मेघालय में स्थित है। ठीक है ना। नोकलिकाई 340 मीटर जलप्रपात मेघालय में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम चेरापूंजी यहीं अवस्थित है। ठीक है ना। चर्च द्वारा किसी की उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है। ठीक है ना। बी नंबर टीथ। चर्च द्वारा किसी की उपज का 10वां हिस्सा टीथ के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है ना। टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर था। टीट जो था कृषि मतलब किसान के द्वारा, टाइड जो था धार्मिक कर था।
सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को टाइल कहा जाता था। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नाम था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। प्रथम स्टेट्स पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग थे, तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, किसान और कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि आते थे। ठीक है ना। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मजना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य के लिए दिए जाने वाले करों से छूट। ठीक है ना। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में केवल तीसरे स्टेट्स के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी समाज में अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज द्वारा समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। ठीक है ना। फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी से संबंधित प्रतिष्ठापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर केवल 20 वर्षों की आयु में बैठा। ठीक है ना। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ठीक है ना। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। फ्रांस में सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक युग कहा जाता है। ठीक है ना। बुर्बो ही था जो कि ब्रिटेन से मतलब वो जो अमेरिका पे किया हुआ था यही छुड़वाया था उपनिवेश को। ठीक है ना। फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो 1848 में। ठीक है ना। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक था। उल्लेखनीय है कि दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बुर्दे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां के स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। ठीक है ना। दासों को दाग कर या हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूंस दिया जाता था। ठीक है ना। वहाँ उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। सन 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ठीक है ना। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता था? ठीक है ना। तो राइखस्टाग। ठीक है ना। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को राइखस्टाग कहा जाता था। सन 1919 में वाइमर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां जर्मन राइख शासन के लिए नया संविधान लिखा गया। उसी वर्ष 11 अगस्त को अपना लिया गया। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 1933 तक शाही सरकार के बदले में जर्मन राइख ने कार्यभार संभाला था। तो उस समय जर्मनी औपचारिक नाम जर्मन राइख ही था। ठीक है ना। महत्वपूर्ण देश एवं उनके सांसद। ठीक है ना। रूस ड्यूमा, इजराइल नेसेट, जापान डाइट, जर्मनी बुंडस्टैग, मलेशिया दवान निगारा, पोलैंड सोजिम, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, फ्रांस नेशनल असेंबली, स्वीडन रिक्सडांग। जर्मन का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट
फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, ठीक है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें हैं, ठीक है ना। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य पे आता है। निर्वाचन चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करना, ठीक है ना, विभिन्न राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, ठीक है ना। राज्य के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है ना, सुकुमार सेन थे। भारत के अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर सिंह संधू थे, ठीक है ना। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, ठीक है ना। कृषि अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रयोग से विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, ये सब द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तृतीय क्षेत्र पे यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। व्यापार एवं होटल तथा रेस्तरां, परिवहन, संचार, चिकित्सा, बैंकिंग इत्यादि सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र पे पहुंचते हैं। चतुर्थ क्षेत्र, यह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सूचनाओं का संरक्षण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, प्रबंधकीय कौशल, तकनीकी कौशल इत्यादि, ठीक है ना। पंचम क्षेत्र में यह क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं में सबसे संबंधित है। इस क्षेत्र को गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी बोलते हैं, शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शोधकर्ता, ठीक है ना, वैज्ञानिक, ये सब आते हैं पंचम क्षेत्र में आते हैं, पंचक क्षेत्र में आते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब, ठीक है ना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है किस नदी पर है, ठीक है ना, तो बी नंबर हो जाएगा इसका। गोदावरी नदी पे है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना तेलंगाना में स्थित है। इस परियोजना के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: परिवहन, बिजली और सिंचाई है। यह विश्व के सबसे बड़े सिंचाई एवं पेयजल प्रणाली। इस परियोजना को लागत 1.2 लाख करोड़ रुपये है, जिसका उद्घाटन 2019 में किया गया, ठीक है ना। परीक्षा पूर्व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं। भारत के प्रमुख परियोजनाएं: भीमा बांध परियोजना पावना एवं कृष्णा नदी पे है, ठीक है ना, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। लम्हामित राज महाराष्ट्र और तेलंगाना है, ठीक है ना। नदी का नाम लम्हामित राज है, ये नदी का नाम लम्हामित राज, ठीक है। इंदिरा बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश लम्हामित होता है। मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल
इससे लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड परियोजना महानदी में है, महानदी पे है, उड़ीसा इससे लाभान्वित होते हैं। माही बजाज परियोजना माही नदी पे है, गुजरात और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना इस पे मतलब लाभान्वित होते हैं। ठीक है ना। गंगा की सहायक नदी कौन है? गंगा की सहायक नदी यमुना है। गंगा की सहायक नदी यमुना है। परीक्षा पे होगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है ना। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, दाहिने किनारे से रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। दाएं किनारे से मिलने वाली, ठीक ना, यमुना, सोन, टोंस, हुगली गंगा की प्रमुख वितरिका। ठीक है ना। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गोमती हिमनद से है। ठीक है ना। गंगा नदी का मुहाना संगम बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से। गंगा नदी को 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र गंगा नदी का है। ठीक है ना। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों एवं बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है ना, कानपुर है। यमुना का उद्गम स्थल बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से है। ठीक ना। मुहाना संगम गंगा नदी प्रयागराज में। ठीक है ना, प्रयागराज में मिलती है यमुना। यमुना की सहायक नदियाँ बाएं किनारे से मिलने वाली, ठीक ना, टोंस, सेंगर, हिंडन, रिंद। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक ना। हिमालयी प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दाएं किनारे से मिलने वाली चंबल, बेतवा, सिंध, केन। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी खान राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तांबे के अनुमानित भंडारण में राजस्थान 54%, झारखंड 20% एवं मध्य प्रदेश 18.75% शीर्ष पर है। यद्यपि मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन मात्रात्मक दृष्टि से सर्वाधिक है। ठीक है ना, परंतु मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में तांबे का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र से होता रहा है। ठीक ना। देश में तांबा का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों में इसका आयात किया जाता है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% भाग केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी के स्वर्ण खानों से प्राप्त किया जाता है। दस्ता का सबसे अधिक उपयोग लोहे की जंगरोधी बनाने में किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली सीसी की एकमात्र खान राजस्थान के जाबर में है। ठीक है ना। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा क्षेत्र में यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई? कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में। ठीक है ना। यूनान की कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 15वें सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान के राष्ट्रवादियों को पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों को भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्राण सहानुभूति रखते थे। ठीक है ना। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बात पर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के लिए संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया। उल्लेखनीय है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के लिए शिक्षित अभिजात वर्ग
में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया था। उल्लेखनीय है कि वर्साई की संधि 1919 द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, ठीक है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है, यह गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी, ठीक है ना। मुख्यालय लंदन यूके में है। इस संगठन का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा UDHR और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों का निर्धारित अधिकारों का उपयोग कर सके। परीक्षायोगी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन का मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष, ठीक है ना। देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में जेनेवा इसका मुख्यालय है। इंटरपोल का जो हुआ स्थापना 1923 में लियोन फ्रांस इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का स्थापना 1965 में हुआ, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का स्थापना 1961 में हुआ, पेरिस इसका ये है, ठीक है ना, मतलब मुख्यालय है। उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक ना। सिलक्यारा सुरंग में, ठीक है ना। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसी 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 41 मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपये की राहत राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग स्थल के पास बैंकनांग मंदिर पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिए। सर्वप्रथम भारत की यात्रा की, ठीक है ना, मेगास्थनीज ने। सर्वप्रथम भारत की यात्रा मेगास्थनीज ने किया है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा। यह पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखी गई, ठीक है ना। इंडिका में तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन है, ठीक है ना। फाहियान। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुख एवं समृद्ध बताया है, ठीक है ना। फाहियान भारत में 399 ईसा पूर्व में आया तथा 414 में यहाँ से चला गया। फाहियान का प्रसिद्ध पुस्तक फी-क्यों-की, ठीक है ना, है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आया, 15 वर्षों तक रहा। ह्वेनसांग भारत में भारतीय बौद्ध धर्म व चीनी बौद्ध धर्म परस्पर विचार का अभ्यास करने आए थे। इंतसिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था जो 672 ईस्वी से 695 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? गौरी लंकेश अवार्ड किसे दिया गया था जी? तो रवीश कुमार को। पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश अवार्ड रवीश कुमार को दिया गया था। उन्होंने 22 सितंबर 2019 को यह पुरस्कार मिला। जागरूक समाचार विश्लेषण के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार उन्हें दिया गया था। न्याय पाठ नाम का अखबार भी इस कार्यक्रम में विमोचित किया गया था। रवीश कुमार को वर्ष 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, तो द्वितीयक आता है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विस्तृत जानकारी इतना पे है, पढ़ लीजिएगा। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने, ठीक है ना, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, ये असत्य है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था
था, यह भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य है। मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत करने के बाद, ठीक है ना, समझौते का एक रास्ता निकाला कि देश स्वाधीन तो होगा मगर एक नहीं रहेगा, ठीक है ना। भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक राज्य भी स्थापित होगा, ठीक है ना। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदेशा सामने था, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह नहीं माना कि देश का 1/3 भाग दे दिया जाए तो उसकी मांग भारत की जनसंख्या में मुसलमानों के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही थी, ठीक है ना। राष्ट्रवादी नेता केवल वही क्षेत्र देने पर राजी हुए जहां मुस्लिम लीग का व्यापक प्रभाव था। इस तरह पंजाब एवं बंगाल का विभाजन आवश्यक हो गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव संदिग्ध था, ठीक है ना, इसलिए वहां जनमत संग्रह कराने का निश्चय हुआ। दूसरे शब्दों में देश का विभाजन तो हुआ मगर हिंदू धर्म और इस्लाम के आधार पर नहीं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार तो किया मगर इसलिए नहीं कि यहाँ 2 हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र रहते थे, बल्कि इसलिए कि पिछले लगभग 70 वर्षों के दौरान हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ था कि विभाजन ना होता तो सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोगों का संहार होता, ठीक है ना। यहाँ तक कि अंत में जिन्ना को भी मजबूर होकर अपने 2 राष्ट्र के सिद्धांत में फेरबदल करना पड़ा, जो कि सांप्रदायिकता की जड़ था, ठीक है ना। भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों ने जब उनसे पूछा कि वे क्या करें तो जिन्ना ने कहा कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। तो भारतीय विभाजन के संदर्भ में अन्य 3 कथन सत्य हैं, ठीक है ना। गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन चुनें। दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाता है, ठीक है ना। दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाता है, गिफिन वस्तुएं उसको बोलते हैं, ठीक है ना। दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तुएं वह है जिन पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग घट जाती है। इसलिए अब जब भी गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है उपभोक्ता दूसरे वस्तुओं का उपयोग कम करके गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं। प्रथम महिला एड डे कैंप चुनी गई है, ठीक है ना, मनीषा पाड़ी, ठीक है ना, मनीषा पाड़ी। भारत की प्रथम महिला एड डे कैंप मनीषा पाड़ी को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठे सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला अपनी चतुर्वेदी हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल हैं, ठीक है ना। चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है? चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं? 44 का सी, ठीक है ना, 44 का सी। मतदान केंद्र का स्थापना करना। मतदान केंद्र की स्थापना करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। संसद राज्य के विधानमंडल राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की शक्ति व कार्यों की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया: प्रशासनिक, सलाहकार और अर्धन्यायिक, ठीक है ना। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों को आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, संसद सदस्यों की निरर्हता संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है ना। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। PSLV C58 से किसे लॉन्च किया गया था? डी नंबर।
एक्सपोसैट, PSLV-CV मतलब एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। पोलराइमीटर सैटेलाइट है, ठीक है ना। PSLV-C57 रॉकेट का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहल और सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया, ठीक है ना। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, ठीक है ना। देश के मौजूदा कानूनों में बदलाव कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। देश के मौजूदा कानून में बदलाव संसद कर सकती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण करने का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं, ठीक है ना। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को ख़त्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख होने के नाते उसे व्यापक अधिकार होते हैं। यह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य को समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है, ठीक ना। देश के सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला का। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। इस पुस्तक को वर्ष 1995 में लिटिल ब्राउन एंड लिटिल एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला इसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में और रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत ने इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया। पाकिस्तान ने इन्हें 1992 में निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया। 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके प्रमुख पुस्तक है कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नोइजी वॉक टू फ्रीडम, इन हिज ओन वर्ड्स आदि। परीक्षा पे होगी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक, ठीक है ना। चलिए याद करते हैं। A String to Love, A Trend of Conscience, मार्टिन लूथर का, ठीक है ना। गेटिंग्सबर्ग एड्रेस, द सुसाइड सोलिलोकी, अब्राहम लिंकन का है। ईस्ट वेस्ट द गोल्डन हाउस, सलमान रुश्दी का है। ये नेशन ऑफ इमिग्रेट्स, वाई इंग्लैंड स्लेप्ट, जॉन एफ कैनेडी का है। हैरी पॉटर एंड डेथली हैलिज, ये जेके राउलिंग का है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड का है। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद का है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक्स, बिल गेट्स का है, ठीक है ना। बिल गेट्स का है। नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स का है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है, जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है ना। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाले पर्वत श्रेणी के मरकंटक पठार से होता है, ठीक है ना।
ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इस श्रेणी के समयानुसार 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सोम और जाखम इसका मुख्य सहायक नदियां हैं। मिलान करें। ठीक है ना, मिलान करें तो देखिए, किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना। देखिए, व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है, जातिवादी। ठीक है ना। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है ना। नारीवादी। ठीक है ना। ठीक है। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय व धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति सांप्रदायिकता कहलाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करता, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया जाता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा रहा है। ठीक है ना। उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म का विशेष दर्जा नहीं देता है। ठीक है ना। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह का भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। संविधान के सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। ठीक है ना। जातिवादी व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाए। ठीक है ना। नारीवादी पे आते हैं। नारीवादी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राजनीतिक बोलबंदी ने सार्वजनिक क्षेत्रों में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेविया देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ठीक है ना। सांप्रदायिक पे आते हैं। सांप्रदायिक यह एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय व धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति है। ठीक ना। जब एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, जब राज अपनी सत्ता का ही इस्तेमाल किसी धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और पर विकट होने लगती है। राजनीतिक से धर्म को इस तरह का जोड़ना ही सांप्रदायिक कहलाता है। स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? ठीक है ना। डी नंबर, जूट को। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। स्वर्ण रेशा सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ठीक है ना। जूट का उपयोगी बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रमुख उत्पादक राज्य असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में है। ठीक ना। यह फसल बाढ़ वाले मैदाने जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। ठीक है ना। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। फलों की रानी लीची, मसालों का राजा जीरा। ठीक है ना। गरीब की रोटी ज्वार, मसालों की रानी इलायची, फलों का राजा आम, दालों का राजा चना। ठीक है ना। सब्जियों का राजा आलू, काला सोना पेट्रोलियम पदार्थ अफीम। ठीक है ना। दालों की रानी मटर। ठीक है ना। सफ़ेद सोना कपास। मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ? ठीक है ना। लंदन में। मानवाधिकार के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल 16 जनवरी 2019 को लंदन में लॉन्च किया गया। ठीक है ना। इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स
ठीक है ना, IOHR द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वेब आधारित चैनल 20 से अधिक देशों में मानवाधिकार मुद्दों को प्रसारित करेगा। 1878 में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? सी नंबर, देहरादून में। 1878 में इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना देहरादून में की गई थी, ठीक है ना। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा था, ठीक है ना। वन संस्थान स्थान भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, ठीक है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। वन शिक्षा निदेशालय देहरादून। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बेंगलोर, ठीक है ना। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण दिल्ली। कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है? अधिकरण है, ठीक है ना। कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इस वाक्य में अधिकरण कारक है, ठीक है ना। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कारक के भेद एवं उनके विभक्ति चिन्ह। कारक विभक्ति चिन्ह कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, को के लिए, आपादान, से, संबंध, का के की, रा रे री, अधिकरण, में, पर, ठीक है ना। संबोधन हे अरे अजी अहो, ठीक है ना। संबोधन। अधिकरण कारक जो शब्द क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए, ठीक है ना। प्रश्न में दिए गए वाक्य में कल क्रिया के समय का बोध कराता है, इसलिए अधिकरण है, ठीक है ना। ठीक है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन सी थी? कपास। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति 1840 के दशक का निर्यात की वस्तु प्रमुख जो थी कपास थी। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में इसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था, ठीक है ना। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, ठीक है ना। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। धेनु, सुरभि, पैसिविनी किसका पर्यायवाची है? ठीक है ना, गाय का। धेनु, सुरभि, पर्यविष्णी तीनों गाय का पर्यायवाची। गाय एक अन्य पर्यायवाची गौरी, भद्रा, दुग्धी, गंगा, सुरसरी, देवनदी, जाह्नवी, पथगा, मंदाकिनी, यमुना, तरनी, तनुजा, अंकजा, भानुजा, सूर्यसुता, ये सब है। सर्वाधिक प्रत्यास्था कौन सी वस्तु है? ठीक है ना, तो जो वस्तु है वो स्टील है, ठीक है ना। कौन है? स्टील है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वस्तु स्टील होता है। प्रत्यास्था वस्तु वह गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है ना। एवं वस्तु जैसे ही वस्तु या विरूपक बल हटा दिया जाता है, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ स्टील होता है। काला पानी विवाद पे आते हैं, ठीक है ना। काला पानी विवाद किस देश के बीच विवादित है? ठीक है ना, तो सी नंबर हो जाएगा, भारत और नेपाल, ठीक है ना। काला पानी विवाद भारत और नेपाल देश के बीच क्षेत्रीय विवाद है। मई 2020 में नेपाल ने एक नया
राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसने न केवल काला पानी पर बल्कि उत्तराखंड के लिम्पियारा, धूरा और लेपुलेख क्षेत्र पर भी दावा किया, जिस कारण भारत में कूटनीतिक आक्रोश फैल गया तथा दोनों देश के बीच इस संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया। काला पानी उत्तराखंड की एक घाटी है जिसे भारत द्वारा पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है। 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने काली नदी को भारत के साथ नेपाल को पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया था, ठीक है ना। भारत सरकार के अनुसार सीमा काला पानी से शुरू होती है, जहाँ से नदी शुरू होती है, वही नेपाल लिम्पिया धुरा के नीचे की ओर पूरे खंड के पूर्व से पहाड़ों में स्थित एक उच्च भूभाग तक के स्वामित्व का दावा करता है, ठीक है ना। काली नदी को उत्तराखंड में शारदा नदी या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। काली नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। काली नदी परियोजनाएं टनकपुर जल विद्युत परियोजना, चमेलिया जल विद्युत परियोजना, शारदा बैराज इत्यादि है, ठीक है ना। सुस्ता क्षेत्र उत्तर प्रदेश भी भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक है। सुस्ता गंडक नदी के तट पर स्थित है। इसे नेपाली में नारायणी नदी भी कहा जाता है। प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है? 58 क्या हो जाएगा? बी ए, 58 का ए, बीज, ठीक है ना। प्रांकुर या मूलांकुर बीज से संबंधित है। बीजों की सबसे बाहरी भित्ति को बीजावरण सीड क्वेट कहा जाता है। बीजावरण 2 अध्याय वरण का बना होता है। बाहरी खोल को बीजचूल और अंदर के खोल को टैगमेन कहा जाता है। बीजावरण के नीचे भ्रूण एम्ब्रियो होता है। भ्रूण में 2 सफ़ेद गुदेदार संरचना होती है, जिसे बीजपत्र, ठीक है ना, कोटिलोन्स कहलाती है, ठीक है ना। भ्रूण में एक छोटा अक्ष होता है जिससे बीजपत्र जुड़े रहते हैं। अक्ष का हुआ भाग जो बीज के नुकीले सिरे की ओर होता है उसे मूलांकुर कहा जाता है, और दूसरे भाग जो बीजपत्रों के बीच धंसा होता है प्रांकुर कहलाता है, ठीक है ना। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, ठीक है ना। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज अदायगी। चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। बजट घाटा बजटीय व्यय माइनस बजटीय प्राप्तियाँ। राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा बजट घाटा प्लस बाजार उधार माइनस देयता, ठीक है ना। वेस्टर्न लेन पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, उसके लेखक कौन है? तो चेतना मारू हैं, ठीक है ना। चेतना मारू ने के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया था, ठीक है ना। अन्य बुकर पुरस्कार 2023 में पॉल लिंच आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग्स के लिए, 2022 में सोहान करुणा तालिका श्रीलंका द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ठीक है ना। पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण पानी में गिरा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। जब सिक्के से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर झुक जाती है उस बिंदु तक जहां से अपवर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती है। चूँकि किरणें सिक्के के ऊपर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए सिक्का ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये देखिए इसका क्या है, इसका ये फोटो डायग्राम है, देख लीजिए। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में
पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे गैस के रूप में परिवर्तित होता है। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए कपूर का ठोस से सीधे बाष्प के रूप में उड़ जाना, ठीक है ना। नेफ्थलीन की गोलियां भी उसी का है, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड भी ये ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? व्यय विधि। भारत में व्यय विधि द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में एक समिति का गठन किया गया जो अपना रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की है। सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा में परिभाषित किया, ठीक है ना। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है ना, तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, ठीक है ना। सरकार ने 5 वर्ष की अवधि 2026 से 30 से 31 के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया, ठीक है ना। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आयुष मंत्रालय। नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद रुग्णता कोड NAMC विकसित किया है। अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो C नंबर HCl के कारण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन HCl के द्वारा होता है, ठीक है ना। अमाशय बचगुहा में बाईं तरफ फैली हुई संरचना जो 3 भागों में बटी रहती है। अग्रभाग कार्डियक, मध्य भाग फ्रंडिक, पश्च भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित अम्लीय pH जो होता है 1.8 होता है, ठीक है ना, 1.8 होता है। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं, ठीक है ना। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाते हैं, प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। पेप्सिन का स्रवण मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो उदर ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोनिनिन लाइपेज वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है, ठीक है ना। ब्रिक्स इनोवेशन फॉरम वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शांता थोरम, ठीक है ना। तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोरम को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति थी। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी नियुक्त की गई। श्रीमती शेफाली बी समन को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स 2016 फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? विकास खन्ना थे, ठीक है ना। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स 2016 के फिल्म डायरेक्टर विकास खन्ना थे। संजीव कपूर एक भारतीय सेलिब्रिटी शेफ हैं, ठीक है ना। राजकुमार भारतीय फिल्म के अभिनेता थे, ठीक है ना। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, ठीक है। किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? ठीक है ना, क्या कहलाता है? तो उस क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है। उस क्षेत्र का कुल आय और व्यय के बीच का अंतर, उस क्षेत्र का कुल आय, उस क्षेत्र का कुल व्यय। शायद ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखिए, किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु एवं सेवा का उत्पादन उस क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है, जिसे आमतौर पर GDP कहते हैं। GDP किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है ना।
किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। सौर ऊर्जा को बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मतलब रूपांतरित कर देगा, ठीक है ना। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक यह एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से सोलर सेल जो सिलिकॉन या अन्य अर्धचालकों के उपकरण सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क आने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण और विभिन्न तकनीक जैसे फोटोवोल्टिक पैनल, सौर हीटर आदि का उपयोग विद्युत एवं थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। सोलर थर्मल पावर सिस्टम जिसे कॉन्स्ट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, विद्युत उत्पादन करने हेतु थर्मल रूट का उपयोग कर उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में संकेंद्रित और विकिरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत की एक पहल है, 122 देश से अधिक देशों का संगठन है। वर्ष 2022 तक वैश्विक सौर क्षमता में भारत की हिस्सेदारी 8% होने की उम्मीद है। 363 गीगावाट की भविष्य की संभावना क्षमता के साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने का संभावना है, ठीक है ना। दुर्लभ लाल ऑरोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया था, ठीक है ना। लद्दाख ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, ठीक है ना। दुर्लभ लाल ऑरोरा प्रकाश लद्दाख ऑब्जर्वेटरी संस्था के द्वारा देखा गया था। दक्षिणी गोलार्ध में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन चुनें, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित 72 नंबर क्या हो जाएगा, 72 नंबर का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। यह एक अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में कारखाना स्थापित करता है जहां सस्ता श्रम और संसाधन उपलब्ध हो, ठीक है ना। देखिए, बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण और स्वामित्व रखते हैं, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि, ठीक है ना। यह उत्पादक लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी स्थानीय देश में उत्पादक के लिए प्रतिष्ठान स्थापित करता है जहां उसे सस्ता भूमि, श्रम, कच्चा माल मिलता है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने हेतु G20 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। भारत के द्वारा, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने हेतु G20 सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। पर्यावरण और जलवायु मिशन के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है, तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, ठीक है ना। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, ठीक है ना, को WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1947 में 23 देश द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के माध्यम के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया, जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम किया जा सके, ठीक है ना। यह समझौता 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थापित किया गया, ठीक है ना। उरुग्वे दौर के वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक मसौदा प्रस्तुत किया। डंकल मसौदा पर सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार विमर्श के पश्चात वर्ष 1994 में माराकेश समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था, ठीक है ना। वर्तमान में WTO के 164 देश सदस्य हैं। अंतिम सदस्य अफगानिस्तान है WTO का, ठीक है ना। तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1977 को हुआ था, ठीक है ना। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। यह विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल है, ठीक है ना।
रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल की खोज और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है ना। तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है ना। इससे गठन करने की अवधारणा वर्ष 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, ठीक है ना। परीक्षापोगी भारतीय सैन्य बल की स्थापना एवं मुख्यालय, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में 8 अक्टूबर 1932 में, ठीक है ना। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली 1 अप्रैल 1895 को हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 10 मार्च 1969 को इसका स्थापना हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। 17 जुलाई 1939 को इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, स्थापना। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग मेघालय में है, ठीक है ना। इसका स्थापना 1835 में हुआ। वर्ष 1971 में क्या घटित हुआ था? वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता, ठीक है ना। वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में समझौता हुआ, ठीक है ना। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे, ठीक है ना। शिमला समझौते में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि कश्मीर सहित सभी मुद्दों आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाएंगे। ताशकंद समझौता पे बात है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ। एक शांति समझौता था, ठीक है। 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंदी नहीं हुई थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली और सोवियत संघ दोनों देशों को वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया था। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ, ठीक है ना। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत 15 नए देश बने, ठीक है ना। संक्रमण धातु कौन है? तो संक्रमण धातु जो है मेरे प्यारे दोस्त पैलेडियम है, ठीक है ना। पैलेडियम 46 पीढ़ी का एक संक्रमण धातु है। ब्लॉक डी के तत्व संक्रमण, ठीक है ना, ट्रांजिशन, ठीक है ना, फ्रांसिसन तत्वों के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इन तत्वों के परमाणु अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में ही प्राप्त करते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन में अधूरे भरे हुए अर्धपूरित डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है ना। पैलेडियम 46 पीढ़ी ग्रे सफ़ेद धातु है। यह बेहद नमनीय और आसानी से काम करता है। पैलेडियम समान तापमान पर वातावरण में घुल मिल नहीं सकता। इस प्रकार धातु और उसके मिश्र धातु गहने एवं सजावटी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। पैलेडियम का मुख्य उपयोग ऑटोमोबाइल्स, उत्प्रेरक, क्वांटम्स आदि में होता है, ठीक है ना। पैलेडियम प्रदूषणकारी और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को निकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? सरदार पटेल जी के जन्मदिन पर। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में भारत सरकार द्वारा किया गया, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। नव स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और संपूर्ण समझौताहीन थी, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष की उपाधि मिली, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में 2021 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल गीतांजलि पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है ना।
इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में बने, ठीक है ना। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 1984 मतलब दिसंबर 1989 में रहे, ठीक है ना। समावयवी कौन प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन समावयवी प्रदर्शित करते हैं। समावयवी वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं पर संरचना सूत्र एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग होते हैं, समावयवता कहलाता है, ठीक है ना। जैसे ब्यूटेन का ये होता है, ठीक है ना। ब्यूटेन का ये होता है, ठीक है ना। और मिथाइल इसका ये होता है, ठीक है ना, मिथाइल प्रोपेन का। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है, ठीक है ना। तो बी नंबर घनत्व, ठीक है ना। आवर्त सारणी द्वारा तत्वों का घनत्व प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आवर्त सारणी द्वारा तत्वों का निम्न गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है ना। परमाणु त्रिज्या, किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये मतलब किया जा सकता है, लेकिन घनत्व को आवर्त सारणी में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस, किसी आयन की त्रिज्या उसके नाभिक से वह दूरी है जहाँ तक उस नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी अणु से परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रकृति रहती है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है ना। आयनन विभव, ठीक है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु में से सबसे कम दृढ़ता बद्ध इलेक्ट्रॉन को निकाल देने पर धनायन का निर्माण होता है। इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाता है। घनत्व डेंसिटी, किसी पदार्थ के द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। घनत्व का आयामी सूत्र ml3T होता है, ठीक है। आवर्त सारणी में तत्वों के घनत्व से संबंधित तत्वों के गुणों का चर्चा नहीं किया गया है। किसी संस्था द्वारा सूचकांक मत प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। सेबी द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दी है, ठीक है ना। भारतीय शेयरों बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों में व्यवसायों को विनियमित करने तथा उन्हें एक संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में चेयरमैन के अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य इसके बोर्ड में शामिल हैं। इसका मुख्यालय बम्बई में है, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? सी नंबर बायस मैनेजमेंट, कंप्यूटर बायस मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। फाइल मैनेजमेंट एक कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को मैनेज करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य कार्य फाइलों को प्रभावी तरीके से संग्रहित करना और तैयार करना होता है, ठीक है ना, ताकि यूजर और सॉफ्टवेयर उन्हें आसानी से देख सके। मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेस करता है और उसे मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट सारे मेमोरी लोकेशन का ट्रैक रखता है, चाहे वह किसी भी कमांड द्वारा एलोकेट किया गया है या कोई भी कार्य ना किया गया हो तो सभी का रिकॉर्ड रखती है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी MMU फिजिकल से वर्चुअल एड्रेस तक मेमोरी मैपिंग का कार्य करता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। यह वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए बेस रजिस्टर में जो मान होता है उसे यूजर प्रोसेस द्वारा जनरेट किए गए सभी एड्रेस को जोड़ा जाता है। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक समूह है जो सिस्टम रिसोर्सेस जैसे प्रोसेसर मेमोरी फाइल सिस्टम को मैनेज करती है।
एवं इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति की जानकारी रखती है एवं कार्य के आधार पर विभिन्न प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज को बांटता है, ठीक है ना। जहाँ तक प्रोसेस मैनेजमेंट का सवाल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फिजिकल प्रोसेस CPU, ठीक है ना, का प्रबंधन अर्थात प्रोसेसर टास्क के लिए प्रोसेसर को एलोकेट करना, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट कहलाता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है जी? B नंबर है, कागज़ का थैला एवं प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक का थैला जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका जैविक जीवों द्वारा अपघटन किया जा सकता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे बाहित मल, घरेलू कचरा, गाय का गोबर, भूसा, लकड़ी, कोयला इत्यादि, ठीक है ना। जैव निम्नीकरण पदार्थ को प्रकृति में मौजूद जीवाणुओं, बैक्टीरिया, कवक, अन्य जीवों द्वारा अपघटित किया जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है ना। जैव अनिम्नीकरण, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ को सरलता से जैविक जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाता है, जैसे प्लास्टिक, टीन, सिलिकॉन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ इत्यादि, ठीक है ना। टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस निजी क्षेत्र की कंपनी है? निजी क्षेत्र, ठीक है ना। टिस्को एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई, ठीक है ना। इसका स्थापना 26 अगस्त 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी के घाटी में साकची नामक स्थान पर किया गया था, ठीक है ना। वर्तमान में जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, ठीक है ना। मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में जो पाया जाता है 85 का D, थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, ठीक है ना। मोनाजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। भारत में मोनाजाइट सबसे बड़ा भंडार केरल राज्य में है, ठीक है ना। इसके अलावा मोनाजाइट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मलाया में भी प्रचुरता में उपलब्ध है। मोनाजाइट या थोरियम सीरियम यूरेनियम लिथियम लक का मिश्रण है जो पैगमेटाइट शैलों में पाया जाता है। पैगमेटाइट शिलाएँ गया और मुंगेर में जिलों में मिलती है। थोरियम का रासायनिक चिन्ह TH और परमाणु क्रमांक 90 है। थोरियम और यूरेनियम सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रेडियोधर्मी तत्व है। परीक्षायोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में पाया जाता है। थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिज देखिए। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम में, ठीक है ना। सीसा झारखंड राजस्थान में, लिग्नाइट तमिलनाडु राजस्थान में, टीन कहाँ? छत्तीसगढ़ में, क्रोमाइट कहाँ? झारखंड और उड़ीसा में, हीरा कहाँ? मध्य प्रदेश, पन्ना जिला, मंझगावा खान में, ठीक है ना। मैग्नेटाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। पेट्रोलियम कहाँ? असम, डिगबोई, सुरमा घाटी, गुजरात, खंभात, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई, ठीक है ना। पेट्रोलियम। अमित्रघात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? ठीक है ना। तो बिंदुसार का नाम था अमित्रघात, ठीक है ना। अमित्रघात मौर्य राजा बिंदुसार का अन्य नाम है। बिंदुसार को यूनानी अमित्रोकिडिस कहते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है, ठीक है ना। जैन साहित्य में सिंहसेन सिंहासेन कहा गया है, ठीक है ना। बिंदुसार ने दिव्यावदान में तक्षशिला में हुए विद्रोह के दमन के लिए अपने पुत्रों क्रमशः अशोक और सुसीम को भेजा था, ठीक है ना। स्टेबो की कथानुसार सीरिया का शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राजदरबार में भेजा था। बिंबिसार मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला हर्यक वंश था बिंबिसार, ठीक है ना। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था, ठीक ना। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक था। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या
कर मगध पर अपना शासन स्थापित किया। यह 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा और 32 वर्षों तक शासन किया। इसका उपनाम कुनिक था, ठीक है ना, कुनिक था। इसका सुयोग मंत्री का नाम बर्षकार था, जो वैशाली विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था बर्षकार ने। उदयीन 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। पाटलिग्राम की स्थापना उदयीन ने किया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयीन जैन धर्म का मतलब अनुयायी था, ठीक है ना। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? तो कार्बोजिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोजिलिक एसिड बनता है। साबुन के साबुनीकरण से कार्बोजिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है ना। कार्बोजिलिक एसिड सोडियम एवं पोटेशियम लवण से निर्मित यौगिक है, ठीक है ना। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करते हैं। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकलने में मदद करता है एवं हमारे कपड़े साफ हो जाता है। एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? एस्ट्रोसैट भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। एस्ट्रोसैट भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है, ठीक है ना। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV C30 XL रॉकेट द्वारा 28 सितंबर 2015 को 1515 किलोग्राम के उत्पादन द्रव्यमान के साथ 650 किलोमीटर 6 डिग्री झुकाव वाली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? तो सी, ठीक है ना, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक है ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को करता है। 1975 के वन के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में ना हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है, ठीक है ना। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री को अचानक मृत्यु हो जाए और उससे कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966 एवं HD देवेगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004-2009 में राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है ना। कौन रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है? ठीक है ना, तो ये नंबर जो है संतुलित नहीं है। रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है ये वाला, ठीक है ना। रासायनिक सूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की अधिक संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है तो पदार्थों के अपेक्षित रासायनिक गुण वास्तविकता के करीब प्रतीत होती है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादक तत्वों कुल द्रव्यमान के अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादनों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को इससे दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो तब एक्वस लिखा जाता है, AQ लिखा जाता है, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था? ठीक है ना, D नंबर 1922 का चौरी चौरा कांड के कारण मतलब लिए थे वापस, ठीक है ना।
असहयोग आंदोलन को गांधी जी 1922 के चौरी चौरा कांड घटना के कारण वापस ले लिया गया था, ठीक है ना। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, ठीक है ना, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की क्या हो गया, मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है ना। इस घटना के समय गांधी जी कहाँ थे, बारदौली में थे। अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है ना। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था, ठीक है ना। शंकर नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्थगित होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, ठीक है ना। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया, ठीक है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को किसने अपनाया है, ठीक है ना, भारतीय नौसेना ने अपनाया है, ठीक ना, बी नंबर ऑप्शन। भारतीय नौसेना ने 7 अक्टूबर 2023 को 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को अपनाया है, ठीक है ना। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली कई विधियों पर आधारित है। रेटिंग स्केल विधि, रैंकिंग पद्धति, फ्री फॉर्म विधि, बॉस विधि, गोपनीय रिपोर्टिंग पद्धति। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक ना। वर्तमान में थल सेना का प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है, ठीक है ना। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। वर्तमान तटरक्षक बल प्रमुख राकेश पाल 25वें हैं, ठीक है ना। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, ठीक है ना, यूएई में होता है, ठीक है ना, यूएई में होता है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के बीच हुआ, ठीक है ना। इस युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ, ठीक है ना। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना है, ठीक है ना। संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है, क्या उपेक्षित नहीं है, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा ख़राब आया पीडीएफ, सॉरी, पढ़ देते हैं इसे। संवैधानिक लोकतंत्र देश में लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, यह उपेक्षित नहीं है। लोकतंत्र का एक रूप है जिससे जनता शासकों का चुनाव करती है। लोगों को ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ठीक है ना। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समान अधिकार प्रदान करना लोकतांत्रिक देश का पहला सिद्धांत होता है, ठीक है ना। किसी देश का व्यापार घाटा तब होगा, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन, वस्तु एवं सेवा कर का मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा कर का निर्यात से, ठीक है ना। आयात ज़्यादा होगा निर्यात से, ठीक है ना, मतलब ठीक है, वस्तु एवं सेवा आयात निर्यात से अधिक हो, ठीक ना, तब व्यापार घाटा होता है। ये चीज़ तब क्या होता है, घाटा होता है। रुक जाइए, किसी देश को व्यापार घाटा तब होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना, ठीक है। व्यापार संतुलन, आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ता है, ठीक ना। अर्थात वह देश अपने
वहाँ लोगों की मांग के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं को पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे अन्य देशों से आयात करना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसके विपरीत जब कोई देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसे ट्रेड सरप्लस की स्थिति कहते हैं। ये मैथ खुद से कर लीजिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन्य जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का क्या नाम है, ठीक है ना। तो B नंबर है, गजराज सुरक्षा प्रणाली, ठीक है ना। भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन्य जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली को क्या नाम है, तो गजराज सुरक्षा प्रणाली। भारतीय रेलवे द्वारा रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए AI आधारित वन्य जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का नाम गजराज सुरक्षा प्रणाली रखा गया है। कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में मतलब लागू हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन एवं अन्य वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य 51 के A के G में, ठीक है ना, इसे शामिल किया गया है, ठीक है ना। निम्नलिखित घटना का घटित एवं क्रमानुसार सजाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, USSR का विघटन, रूस की क्रांति। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, ठीक है ना। देखिए, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1979 में आक्रमण किया गया था। बर्लिन की दीवार गिरने की घटना 9 नवंबर 1889 को हुआ था, ठीक है ना। सोवियत संघ USSR का विघटन 1991 में हुआ था। राज्य खाद्य सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? C नंबर, केरल और गुजरात है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल और गुजरात है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख का नाम, ठीक है। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों के चुनाव लोग करते हैं, अतः लोकतांत्रिक संविधान में किसी शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है, ठीक है ना। कानून बनाने की विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि सभी सभाओं को विधायिका कहते हैं। इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की सांसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को ख़त्म कर उसकी जगह पर नए कानून बना सकती है, ठीक है ना। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं जिसमें उनके देश का नाम वर्णित होता है। जैसे इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोग इत्यादि, ठीक है ना। ठीक है, समाप्त हो गया। और मतलब अच्छे से इसको बार बार करिए, ठीक है ना। और मतलब थोड़ा सा हमको सपोर्ट करिए, मतलब चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और जहाँ पे भी आपको मतलब कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच। ओके।